नमस्कार दोस्तों, बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड का ये छठा वीडियो है। प्रश्न संख्या 11 से हम लोग देखते हैं। अभिप्रेरणा के स्रोत बताइए। अभिप्रेरणा के निम्नांकित 4 स्रोत हैं। नंबर 1 आवश्यकताएं, नीड्स। प्रत्येक प्राणी की कुछ आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं जिनके अभाव में उसका अस्तित्व असंभव है, जैसे जल, वायु, भोजन आदि। यदि उसकी कोई आवश्यकता पूर्ण नहीं होती है तो उसके शरीर में तनाव और असंतुलन उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप उसका क्रियाशील होना अनिवार्य हो जाता है। उदाहरणार्थ, जब प्राणी को भूख लगती है तब उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसके फलस्वरूप वह भोजन की खोज करने के लिए क्रियाशील हो जाता है। जब उसे भोजन मिल जाता है तब उसकी क्रियाशीलता और उसके साथ ही उसके शारीरिक तनाव का अंत हो जाता है। अतः हम बोरिंग, लैंगफील्ड एवं बिल्ड के शब्दों में कह सकते हैं, आवश्यकता शरीर की कोई ज़रूरत या अभाव है जिसके कारण शारीरिक असंतुलन या तनाव उत्पन्न हो जाता है। इस तनाव में ऐसा व्यवहार उत्पन्न करने की प्रवृत्ति होती है जिससे आवश्यकता के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला असंतुलन समाप्त हो जाता है। नंबर 2 चालक। प्राणी की आवश्यकताएं उससे संबंधित चालकों को जन्म देती हैं। उदाहरणार्थ, भोजन प्राणी की आवश्यकता है। यह आवश्यकता उसमें भूख चालक को जन्म देती है। इसी प्रकार पानी की आवश्यकता है। प्यास चालक की उत्पत्ति का कारण होती है। चालक प्राणी को एक निश्चित प्रकार की क्रिया व्यवहार करने के लिए प्रेरित करता है। उदाहरणार्थ, भूख चालक उसे भोजन करने के लिए प्रेरित करता है। बोरिंग, लैंड, फील्ड एवं बिल्ड के शब्दों में चालक शरीर की एक आंतरिक क्रिया या दशा है जो एक विशेष प्रकार के व्यवहार के लिए प्रेरणा प्रदान करती है। प्रेरकों को अंतर्नोद अथवा चालक भी कहते हैं। प्रेरक क्रिया करने की शक्ति या ऊर्जा है। डेफियल के अनुसार प्रेरक आदि शक्ति का मूल स्रोत है जो मानव को क्रियाशील बनाता है। नंबर 3 उद्दीपन। किसी वस्तु की आवश्यकता उत्पन्न होने पर उसको पूर्ण करने के लिए चालक उत्पन्न होता है। जिस वस्तु से यह आवश्यकता पूर्ण होती है उसे उद्दीपन कहते हैं। उदाहरणार्थ, भूख एक चालक है और भूख चालक को भोजन संतुष्ट करता है। अतः भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है। इसी प्रकार काम चालक का उद्दीपन है। दूसरे लिंग का व्यक्ति, क्योंकि उसी से यह चालक संतुष्ट होता है। बोरिंग, लैंड, फील्ड एवं बिल्ड के शब्दों में उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करता है। नंबर 4 प्रेरक, कैटलिस्ट। उत्प्रेरक वो तो हो जाएगा। अतः भूख चालक के लिए भोजन उद्दीपन है। इसी प्रकार काम चालक का उद्दीपन है। दूसरे लिंग का व्यक्ति, क्योंकि उसी से यह चालक संतुष्ट होता है। बोरिंग, लैंड, फील्ड एवं बिल्ड के शब्दों में उद्दीपन की परिभाषा उस वस्तु, स्थिति या क्रिया के रूप में की जा सकती है जो व्यवहार को उद्दीप्त, उत्साहित और निर्देशित करता है। नंबर 4 प्रेरक। प्रेरक अति व्यापक शब्द है। इसके अंतर्गत उद्दीपन के अतिरिक्त चालक, तनाव, आवश्यकता सभी आ जाते हैं। गेट्स व अन्य के अनुसार प्रेरकों के विभिन्न स्वरूप हैं और इनको विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे आवश्यकताएं, इच्छाएं, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, अभिवृत्तियां, रुचियां, स्थायी उद्दीपक और इसी प्रकार के अन्य नाम। प्रेरक क्या है, इस संबंध में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। कुछ इनको जन्मजात या अर्जित शक्तियां मानते हैं, कुछ इनको व्यक्ति की शारीरिक या मनोवैज्ञानिक दशाएं मानते हैं और कुछ इनको निश्चित दिशाओं में कार्य करने की प्रवृत्तियां मानते हैं। पर सभी विद्वान इस बात से सहमत हैं कि प्रेरक व्यक्ति को विशेष प्रकार की क्रियाओं या व्यवहार करने के लिए उत्तेजित करता है। प्रेरक व्यापक शब्द है। इसके विभिन्न रूप हैं। प्रेरकों को आवश्यकता, इच्छा, तनाव, स्वाभाविक स्थितियां, निर्धारित प्रवृत्तियां, रुचि, स्थायी उद्दीपक आदि नामों से भी पुकारा जाता है। प्रेरक वास्तव में उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर व्यक्ति को ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वंशानुक्रम के नियमों को समझाइए। ठीक है, वंशानुक्रम के नियम। वंशानुक्रम मनोवैज्ञानिकों तथा जीव वैज्ञानिकों के लिए अत्यंत रोचक तथा रहस्यमय विषय है। वंशानुक्रम के नियम तथा सिद्धांत अध्ययन के नए आयाम प्रस्तुत करते हैं। वंशानुक्रम के निम्न नियम सर्वाधिक प्रचलित हैं। नंबर 1 बीज कोष की निरंतरता का नियम। इस नियम के अनुसार बालक को जन्म देने वाला बीज कोष कभी नष्ट नहीं होता है। इस नियम के प्रतिपादक बीजमैन का कथन है, बीज कोष का कार्य केवल उत्पादक कोषों का निर्माण करना है। जो बीज कोष बालक को
अपने माता पिता से मिलता है उसे वह अगली पीढ़ी को हैंडओवर कर देता है, हस्तांतरित कर देता है। इस प्रकार बीज को पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। बीजमैन का सिद्धांत वस्तुतः न तो वंशानुक्रम की संपूर्ण व्याख्या करता है और न संतोषजनक ही है। नंबर 2, समानता का नियम। इस नियम के अनुसार जैसे माता पिता होते हैं वैसे ही उनकी संतान होती है। इस नियम के अर्थ का स्पष्टीकरण करते हुए सोरेनसन ने लिखा है, बुद्धिमान माता पिता के बच्चे बुद्धिमान, साधारण माता पिता के बच्चे साधारण तथा मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। इस प्रकार शारीरिक रचना की दृष्टि से भी बच्चे माता पिता के समान होते हैं। नंबर 3, विभिन्नता के नियम। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के बिल्कुल समान न होकर उनसे कुछ भिन्न होते हैं। इसी प्रकार एक ही माता पिता के बालक एक दूसरे के समान होते हुए भी बुद्धि, रंग और स्वभाव में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। कभी कभी उनमें पर्याप्त शारीरिक और मानसिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसका कारण बताते हुए सोरेनसन ने लिखा है, इस विभिन्नता का कारण माता पिता के उत्पादक कोषों की विशेषताएं हैं। उत्पादक कोषों में अनेक पित्रैक होते हैं जो विभिन्न प्रकार से संयुक्त होकर एक दूसरे से भिन्न बच्चों का निर्माण करते हैं। इस नियम के प्रतिपादकों में डार्विन तथा लैमार्क ने बताया है कि उपयोग न करने वाले अवयव तथा विशेषताओं का लोप आगामी पीढ़ियों में हो जाता है। नवोत्पत्ति तथा प्राकृतिक चयन द्वारा वंशक्रमीय विशेषताओं का उन्नयन होता है। नंबर 4, प्रत्यागमन का नियम। इस नियम के अनुसार बालक में अपने माता पिता के विपरीत गुण पाए जाते हैं। इस नियम के संबंध में सोरेनसन ने लिखा है, बहुत प्रतिभाशाली माता पिता के बच्चों में कम प्रतिभा होने की प्रवृत्ति और बहुत निम्न कोटि के माता पिता के बच्चों में कम निम्न कोटि होने की प्रवृत्ति प्रत्यागमन है। प्रकृति का यह नियम है कि वह विशिष्ट गुणों के बजाय सामान्य गुणों का अधिक वितरण करके एक जाति के प्राणियों को एक ही स्तर पर रखने का प्रयास करती है। इस नियम के अनुसार बालक अपने माता पिता के विशिष्ट गुणों का त्याग करके सामान्य गुणों को ग्रहण करते हैं। नंबर 5, अर्जित गुणों से संक्रमण का नियम। इस नियम के अनुसार माता पिता द्वारा अपने जीवन काल में अर्जित किए जाने वाले गुण उनकी संतान को प्राप्त नहीं होते हैं। इस नियम को अस्वीकार करते हुए विकासवादी लैमार्क ने लिखा है, व्यक्तियों द्वारा अपने जीवन में जो कुछ भी अर्जित किया जाता है वह उनके द्वारा उत्पन्न किए जाने वाले व्यक्तियों को संक्रमित किया जाता है। आज के युग में विकासवाद या अर्जित गुणों के संक्रमण का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता है। मेंडल का नियम। इस नियम के अनुसार वर्ण संकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक व सामान्य रूप की ओर अग्रसर होती हैं। इस नियम को चेकोस्लोवाकिया के मेंडल नामक पादरी ने प्रतिपादित किया था। उसने अपने गिरजाघर के बगीचे में बड़ी और छोटी मटरें बराबर की संख्या में मिलाकर बोई। उगने वाली मटरों में सब वर्ण संकर जात की थीं। मेंडल ने इस वर्ण संकर मटरों को फिर बोया और इस प्रकार उसने उगने वाले मटरों को कई बार बोया। अंत में उसे ऐसी मटर मिली जो वर्ण संकर होने के बजाय शुद्ध थी। मटरों के समान मेंडल ने चूहों पर भी प्रयोग किया। उसने सफ़ेद और काले चूहों को साथ साथ रखा। इनसे जो चूहे उत्पन्न हुए वे काले थे। फिर उसने इन वर्णशंकर काले चूहों को एक साथ रखा। उनसे उत्पन्न होने वाले चूहे काले और सफ़ेद दोनों रंग के थे। अपने इन प्रयासों के आधार पर मेंडल ने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि वर्णशंकर प्राणी या वस्तुएं अपने मौलिक या समान रूप की ओर अग्रसर होती हैं। यही सिद्धांत मेंडलवाद के नाम से प्रसिद्ध है। इसकी व्याख्या करते हुए B.N. झा ने लिखा है, जब वर्णशंकर अपने स्वयं के पितृ या मातृ उत्पादक कोषों का निर्माण करते हैं तब वे प्रमुख गुणों से युक्त माता पिता के समान शुद्ध प्रकारों को जन्म देते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बालकों को अभिप्रेरित करने के उपाय बताइए। बालकों को अभिप्रेरित करने के उपाय। शिक्षा के प्रति बालकों को अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को उन सभी प्रविधियों की जानकारी होनी चाहिए जिनके द्वारा प्रेरणा को नियंत्रित करके शिक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक प्रभावशाली बनाया जा सकता है। वस्तुतः शिक्षक की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि वे विद्यार्थियों में अपने पाठ्य विषय को समुचित ढंग से पढ़ने की आवश्यकता, जिज्ञासा तथा अभिरुचि उत्पन्न करके शिक्षा के वांछित उद्देश्यों की पूर्ति में उनकी सहायता कर पाते हैं या नहीं। शिक्षक बालकों को अभिप्रेरित करने हेतु निम्नांकित उपायों का उपयोग कर सकते हैं।
नंबर 1, सीखने की आवश्यकता वस्तुतः शिक्षण अधिगम का मूल स्रोत होती है, अतः छात्रों को अपने पाठ्य विषय की ओर प्रेरित करने के लिए यह जरूरी है कि वे अध्ययन की आवश्यकता समझ सकें। नंबर 2, छात्रों को विश्वास दिलाया जाना चाहिए कि शैक्षिक प्रगति के लिए अध्ययन मनन की इच्छा परम आवश्यक है शैक्षिक प्रगति के लिए। छात्रों की शैक्षिक प्रगति के मापन के लिए उचित विधियों का प्रयोग किया जाए और समय समय पर प्रगति की जानकारी उसे दी जाए। नंबर 4, छात्रों को अपनी सफलता को आगे भी जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, जिससे वह महसूस करे कि उसे प्रगति करनी है। नंबर 5, छात्रों को अवगत कराया जाना चाहिए कि दूसरे छात्रों की प्रगति उसकी प्रगति से कहीं अधिक हो सकती है। उनमें आत्मविश्वास विकसित किया जाए, जिससे वह और अधिक प्रगति के लिए क्रियाशील बने। नंबर 6, छात्रों की अभिलाषा स्तर तथा उपलब्धि स्तर में अधिक अंतर नहीं होना चाहिए। हताशा से बचने के लिए दोनों स्तरों में यथासंभव संतुलन रखा जाए। नंबर 7, पाठ्य विषय का उद्देश्य स्पष्ट एवं निश्चित होना चाहिए ताकि छात्र उस ओर प्रेरित तथा आकर्षित हो सकें। नंबर 8, अच्छी प्रगति के लिए छात्रों को समुचित पुरस्कार दिया जाना चाहिए ताकि वह अपने पाठ्य विषय में और भी अधिक रुचि ले सके तथा अपनी शैक्षिक प्रगति को कायम रखने का प्रयास करें। नंबर 9, शिक्षक को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि कभी कभी खासकर छोटे बालकों के लिए मौखिक पुरस्कार तथा अथवा प्रशंसा की अपेक्षा आर्थिक पुरस्कार अधिक उपयोगी होते हैं। नंबर 10, असंतोष प्रगति के लिए छात्रों को दंड दिया जाना चाहिए, जिससे वह अपने में सुधार ला सके और अपने पाठ्य विषय को सही तौर पर पढ़ सके। थैंक्स फॉर